दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो बीजगणित में अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियो है। इससे पहले मैं बीजगणित के या अलजेब्रा के 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मेरे इस चैनल के ऊपर। आप उन वीडियोस को जाकर के अगर देखेंगे तो ये भी वीडियो आपको फिर समझ में आएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बेसिक समझाने का प्रयास किया है। उसके अंदर फॉर्मूलेज हैं, उसके अंदर थ्योरी है और कुछ उदाहरण है। हमारा जो आज का वीडियो है वो है द्विघात समीकरण, जिसको कि इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि पर घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इन समीकरण में अज्ञात राशि के 2 मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के समीकरण को 2 विधियों द्वारा हल किया जाता है। उसमें पहला है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है सूत्र विधि द्वारा। तो इसमें पहला देखते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है। गुणनखंड विधि का वर्णन पूर्व में त्रिपद गुणनखंड में दिया है। यहाँ सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके का वर्णन किया जा रहा है। तो सूत्र विधि क्या है? इस विधि में समीकरण को द्विघात समीकरण के मूल सूत्र, जो हमारा ये फंडामेंटल जो फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c हमारे अज्ञात राशि हैं, से तुलना की जाती है तथा उनके तीनों पदों a b c के मान को निम्नलिखित सूत्र में रखकर हल किया जाता है। तो मूल समीकरण हमारा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और सूत्र है हमारा यहाँ पे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। दोबारा सुन लें इसको, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे 2 मान निकालने के लिए एक बार प्लस काम में लिया जाता है और एक बार माइनस काम में लिया जाता है। नोट क्या है इसमें? इस सूत्र का उपयोग सरलता से गुणनखंड विधि से हल नहीं होने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि हम पहला उदाहरण ले रहे हैं यहाँ कि उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पे x² प्लस 15x प्लस 56। ये हमारा एग्जाम में भी, NCVT एग्जाम में भी आ चुका है। इस द्विघात समीकरण को 2 विधि, गुणनखंड विधि व सूत्र विधि से हल किया जा सकता है। पहला है गुणनखंड विधि। इसमें हम x² प्लस 15x प्लस 56 के अंदर जो मध्य पद है, इसके हम 2 खंड करेंगे। उन दोनों खंडों की ये विशेषता होनी चाहिए कि हमारा जो मध्य पद का जो दोनों खंड है उनका जो गुणा है वो हमारे प्रथम पद और तृतीय पद के गुणा के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि उस दोनों खंडों का प्लस या माइनस करने पर हमारा जो यहाँ पे 15x का मान आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 पद हैं वो 7x और 8x हैं। जब 7x और 8x को गुणा किया जाता है तो 7 × 56x² आता है, जो कि प्रथम पद और तृतीय पद के गुणा यानी कि 56x² के बराबर होता है। और जब इनको 7x प्लस 8x को जोड़ा जाता है तो वो 15x के बराबर होता है। इसी विधि से हम गुणनखंड विधि, यही विधि हमारी गुणनखंड विधि कहलाती है। इसके अंदर मध्य पद को हम 2 हिस्सों में बांट दिया, 7x और 8x। इसके बाद जो पहले इन 4 पदों में से पहले जो 2 पद है उनमें से x कॉमन आएगा तो हमारा बचेगा x प्लस 7, और दूसरे के अंदर हमारा 8 कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 7। उसके बाद यहाँ पर x प्लस 7 हमारे दोनों में होने की वजह से कॉमन हो जाएगा और ये x प्लस 8 जो है हमारा दूसरा खंड हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा x² प्लस 15x प्लस 56 के 2 खंड हो जाएंगे, x प्लस 7 और x पर प्लस 8, जो कि हमने गुणनखंड विधि से करने किस तरह से किया जाता है उसको हमने सीखने का प्रयास किया। इसके बाद यहाँ पर इसका विश्लेषण दे रखा कि किस तरह से किया गया है। यहाँ 15x के 2 खंड 7x व 8x को हो जाएंगे, जिनका योग हमारा 15x और गुणा हमारा 56x² आएगा, जो प्रथम पद x² व तृतीय पद 56 के गुणनफल x² गुणा 56 बराबर 56x² के बराबर होगा। तो इससे जो मैंने चीज़ पहले समझाई वो चीज़ यहाँ पे लिख के भी बताया गया है इस किताब में। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो है सूत्र विधि। उसके अंदर हम इस जो हमारा जो सवाल है x² प्लस 15x प्लस 56, इसको ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ जो a की वैल्यू होगी
यहाँ पर ए हमारा 1 है, बी हमारा यहाँ पे 15 है और सी हमारा यहाँ पे 56 होगा। इससे आपको पता चल गया होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 से बराबर करेंगे या इसको मिलाएंगे तो हमारे पास एक की वैल्यू हमारे पास ए आ रही है, 1 आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास 15 आ रही है और सी की वैल्यू हमारी 56 आ रही है। अब जो हमारा सूत्र है वो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर b का मान हम 15 रखेंगे, a का मान हम 1 रखेंगे और c का मान हम 56 रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेते हैं और एक बार इसको माइनस लेंगे। तो यहाँ पर प्लस लेने पर ये b का मान हमारा -15, फिर 15 का स्क्वायर होने की वजह से माइनस की संख्या हमारी प्लस की हो जाएगी। -4 a का मान 1 है, c का मान 56 है और नीचे में 2a का मान हमारा 1 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगी 15 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 25 और 56 को जब 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 24। 225 में जब 24 घटाएंगे तो ये 1 आएगा, बाहर हमारा -15 है। रूट 1 का मान 1 होता है, इसलिए -15 में से +1 जो है घटेगा तो -14 आ जाएगा और नीचे 2 होने की वजह से जब इसको हम काटेंगे तो ये -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी x की जो एक वैल्यू आ गई वो -7 के बराबर है। इसके बाद इस सूत्र में दूसरी बार माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसके अनुसार यहाँ पर हमने जो पहले सूत्र के अंदर प्लस माइनस की जगह प्लस काम में लिया था, अब यहाँ पे काम माइनस ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। abc का मान रखने पर -15 माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 56 अपॉन 2a यानी कि बटे में 2a, 2 इंटू 1। तो यहाँ जो हमारी वैल्यू बचेगी वो बचेगी -15, यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारी -15 माइनस अंडर रूट 225 माइनस 224। तो यहाँ पर ये -15 माइनस 1 रूट, और जब रूट 1 का मान 1 ही होता है तो ये रूट हटेगा तो ये -1 रह जाएगा। तो -15 माइनस 1 बटे 2 बराबर -16 बटे 2 यानी कि -8। तो यहाँ पर x की जो दूसरी वैल्यू हमारी आई वो -8 आ गई। अब इसको हम अतः x के दो मान हमारे पास x बराबर -7 और x बराबर -8 प्राप्त होते हैं। यहाँ x बराबर -7 और x बराबर -8 रखने पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमारा -7 इधर आके प्लस हो जाएगा, इसी तरह -8 हमारा बराबर के पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। इस प्रकार द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के खंड करने पर हमें दो खंड x प्लस 7 और x प्लस 8 प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा ये उत्तर हो जाएगा। द्विघात समीकरण को मूल द्विघात समीकरण सूत्र से मिलान करने पर हम तीनों पद a बराबर 1, b बराबर 15 और c बराबर 56 प्राप्त होते हैं। इस सूत्र में पहली बार प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके अनुसार हमारा x जो है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा, और दूसरे इस सूत्र में दूसरी बार हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे x के जो दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी और उसको भी लास्ट में हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे दो खंड x प्लस 7 और x प्लस 8 हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो बीजगणित या अलजेब्रा के अंदर जो सवाल आते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं, उनमें से कुछ सवाल मैंने यहाँ उदाहरण में लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके अंदर पहला जो उदाहरण है वो है 7x प्लस 3y की पावर 3, यानी कि 7x प्लस 3y जो हमारे पास दो संख्या हैं, इनको हम प्लस में लेने के बाद इसको 3 बार गुणा करेंगे तो इनकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर सीधा हमारा फॉर्मूला निकलता है, लगता है, जो कि हमारा होता है a प्लस बी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लिख रखा है ये आपको मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से फॉर्मूलों को याद किया जाता है या किस तरह से फॉर्मूलों को ड्राइव किया जाता है। तो अगर आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं रखेंगे तो आपको आगे इस बीजगणित वाले चैप्टर में दिक्कत आएगी। और ये फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको कई जगह पे काम में आएंगे, जिसके अंदर बीजगणित होता है, आपके पास अंकगणित में और कई जगह काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी बहुत सारे जो बीजगणित के सूत्र है वो काम आते हैं। उसके अंदर a b c जो भी चलता है उसके अंदर उसकी वैल्यू रख करके उसके मान निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस सवाल में 7a को हम यहाँ a मान लेंगे और 3y को हम b मान लेंगे। उस कंडीशन में ये 7x का
पावर 3, 3y की पावर 3 प्लस 3 7x गुणा 3y और प्लस ब्रैकेट में फिर 7x प्लस 3y हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे तो 7x की पावर 3 की वैल्यू आएगी 343 की पावर 343 x की पावर 3, 3y की पावर 3 की वैल्यू आएगी 27y की पावर 3 और जब इसको हम गुणा करेंगे तो 7 21 63 xy और ब्रैकेट के अंदर 7x प्लस 3y आएगा। तो ये हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इन तरह के सवालों के अंदर अगर आपको बीजगणित के सूत्र या फॉर्मूले याद रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। तो कोशिश करें कि आप उन सूत्रों को या तो रट लें या उनको समझ लें कि जिस तरह से वो मैक्सिमम आपको याद रह सके। इसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है यदि x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो बीजगणित में अधिकतर जो सवाल है वो सूत्रों पे ही आधारित होते हैं। तो इसके अंदर हम जब x प्लस 1/7 का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे उस कंडीशन में x प्लस 1/x का स्क्वायर और यहाँ पे बराबर में जो दूसरी हमारी पक्ष है 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x बराबर 49 आएगी। यहाँ पर x से कट जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर इस 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 49 में 2 घट के 47 आ जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 47 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि प्रश्न के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे हमने इसका मान पूछा है तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 47। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो अगला एक उदाहरण है वो भी एग्जाम में आ चुका है और ये भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम का सवाल है। तो इसको अगर अच्छी तरह समझेंगे तो आपके काम आएगा। तो यहाँ पे यदि x प्लस वाई इजिकल टू √7 है और x माइनस वाई इजिकल टू √8 है तो x y ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर x प्लस वाई का स्क्वायर को अगर हम एक सूत्र देखें हम बीजगणित में तो ये आता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। अतः इस सूत्र में x प्लस वाई इजिकल टू √7 और x माइनस वाई इजिकल टू √8 के मान रखने पर हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ पे x प्लस वाई की जगह रख देंगे √7 और x माइनस वाई की जगह रख देंगे √8 और यहाँ पर √7 को जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो ये √7 गुणा √7 आ जाएगा और ये √7 की जगह हम इसको 7 की पावर 1/2 गुणा में 7 की पावर 1/2 लिखेंगे। तो ये जब घातांक नियम के अंदर जब आधार हमारे बराबर होते हैं और ये संख्या जब गुणा हो रही होती है तो इनकी जो है जो घातें जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा 7 आधा प्लस आधा, इसका मतलब हो गया 7 की पावर 1 बराबर 7। इसी तरह √8 का मान भी का स्क्वायर करने पर भी √8 का मान हमारा 8 ही आएगा। तो यहाँ पर 7 बराबर 8 प्लस 4xy, यहाँ पर 4xy का मान हम इसको इधर लेंगे तो 8 इधर जाने पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये 4xy बराबर हो जाएगा 7 माइनस 8। तो यहाँ 4xy बराबर -1 आ जाएगा। 7 में से -8 घटाएंगे तो -1 बचेगा। उसके बाद हम xy की जो वैल्यू निकालेंगे तो 4 हमारा नीचे चल जाएगा। तो xy इजिकल टू -1/4 आएगा। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हमारा होता है। तो जब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है तो हमारे को पता है कि x प्लस वाई बराबर √7 है, xy का मान हमारा -1/4 है। तो जब इसको हम रखेंगे तो हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा। यहाँ पे हम जब x प्लस वाई का स्क्वायर का मान √7 रख के इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ xy की वैल्यू -1/4 रखेंगे तो ये 2 से 4 कटने पर -1/2 आ जाएगा। तो ये आएगा लास्ट में हमारे पास 7 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/2 जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब हमारे पास लास्ट में बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 7 प्लस 1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 1 15/2 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि अगर हमें x y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ पे x y की मान और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो हमारे 15/2 आया है वो हम जब यहाँ रखेंगे तो हमारा -1/4 का गुणा 15/2 से करने पर ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा जो कि माइनस में होगा। तो हमारा इस तरह से इस वैल्यू की इसका मान जो है हमारे पास -15/8 आ जाएगा।
इसके बाद एक छोटा सा सवाल और है जो इंटरेस्टिंग भी है, वो मैं आपको यहाँ ले रहा हूँ। इस वीडियो के लिए ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अंतर अगर 4 पाई है, 4 पाई, और परिधियों का योग हमारा 8 पाई है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि माना दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हमारी R1 और R2 हैं। प्रथम वृत्त की परिधि हमारी 2 पाई R1 होगी, द्वितीय वृत्त की परिधि हमारी 2 पाई R2 होगी। अतः दोनों वृत्तों की परिधियों का अंतर हमारा 4 पाई के बराबर है। इसलिए प्रश्न अनुसार हमारा 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 बराबर 4 पाई। उस कंडीशन में हम यहाँ पे 2 पाई को कॉमन लेंगे तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पाई बाहर आ जाएगा और ये 2 पाई से हमारा 4 पाई 4 पाई, इस 2 पाई हमारा नीचे चला जाएगा तो हमारे पास 4 पाई बटा 2 पाई आ जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा और 4 से 2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ R1 माइनस R2 बराबर 2 आएगा जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। इसके बाद प्रश्न अनुसार दोनों वृत्तों की परिधियों का जो योग है वो 8 पाई के बराबर है। इसलिए यहाँ पे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 8 पाई होगा और यहाँ 2 पाई हमने कॉमन ले लिया तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा जो कि 8 पाई के बराबर है। अब R1 प्लस R2 का मान निकालने के लिए हम 8 पाई के अंदर 2 पाई का भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये R1 प्लस R2 बराबर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आए हैं उनको हम द्विपद समीकरण को जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसके अंदर R1 और R2 के मान निकाले जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसके अंदर सीधा सीधा अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे। उस कंडीशन में हम इन दोनों समीकरणों जोड़ेंगे तो यहाँ R2 हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे 2R1 बचेगा जो कि 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 2R1 की वैल्यू जब 6 होगी तो R1 की वैल्यू हमारी 6/2 होने की वजह से बराबर 3 हो जाएगी। इस R1 का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो R1 की मान हमारा यहाँ पे 3 आ गया। 3 माइनस R2 बराबर 2, R2 माइनस बराबर 3 हमारा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस R2 का मान -1 बचेगा तो R2 का मान हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इससे हमारे पास दोनों वृत्तों की जो परिधि और जो दोनों परिधियों का योग है उसको हम जांच करें तो इस तरह से इसको कर भी सकते हैं, या कि यहाँ पे R1 का मान हमारे पास 3 आ रहा है, R2 का मान हमारा 1 आ रहा है। तो अगर इनकी दोनों परिधियों को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे R1 और R2 का मान हमारे पास R1 और R2 का मान हमारे पास 3 और 1 आ जाता है। अब प्रश्न अनुसार दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर हमें निकालना है। तो प्रथम वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई R1 है। तो R1 का मान 3 रखने पर 3 का स्क्वायर बराबर 9 पाई हो जाएगा और द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास पाई R2 होगा। तो पाई R2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ R2 का मान 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये पाई आ जाएगा। अतः दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अंतर 9 पाई माइनस पाई बराबर 8 पाई जो कि हमको चाहिए था वो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके घंटी पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो और आने वाले सभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे, जिससे कि आप उसको देखते रहें। जिससे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ITI से संबंधित वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं वो वीडियोस में बना के आपको डालूँ, जिससे आपका कोर्स पूरा हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर पास हो सको। तो अंत में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।